हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। हम बात कर रहे थे जैव प्रक्रम के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो आपका लाइफ प्रोसेस थी दैट इज न्यूट्रिशन। हम बात कर रहे थे पोषण के बारे में। पोषण के दो प्रकार हमने देखे थे, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉप में सपोजी पोषण में आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की है। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, यहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है जिसमें हम डाइजेशन को पढ़ रहे हैं, और डाइजेशन के बारे में काफी सारी चीजें जो आपने यहाँ पर पढ़ ली हैं, जैसे कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं ये आपने देख लिया है। आपने स्टार्ट कर लिया है डाइजेशन को, जो कि आपके मुख से शुरू होता है। आपने कहा आपके मुख से शुरू जब डाइजेशन हुआ तो सबसे पहला जो ऑर्गन आपने पढ़ा दैट इज टीथ। आपने टीथ के बारे में पढ़ा। सेकंड आपके पास आया था सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हमने बात की है। आपने टंग के बारे में बात की है। इसोफेगस यानी कि भोजन नली के बारे में बात की है। स्टमक के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, कि आपके पास क्या आती हैं, अलग अलग प्रकार की आपके पास यहाँ पर क्या आती है, सेल्स आती हैं। एक ग्लैंड हमारे पास आती है हमारे स्टमक में, पेट में, जिसे आप कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपकी 3 सेल्स आती हैं और तीनों सेल्स से आपने सिक्रीशन क्या क्या निकल रहे हैं इसके बारे में हमने बात की है। अब हम बात कर रहे थे जो आपका डाइजेशन होगा वो आपकी छोटी आंत में कैसे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन कैसे होगा। तो उससे पहले हमने कहा था कि कुछ ग्लैंड यहाँ पर आती हैं, जैसे कि लिवर आ गई है जिसे आप यकृत कहते हैं, पैनक्रियाज आ गया है जिसे आप अग्नाशय कहते हैं। आपने कहा इनके जो सिक्रेशन होते हैं, इनके जो श्रावण होते हैं वो आपकी छोटी आंत में पहुंचेंगे और वहां पर पाचन की क्रिया होगी। तो यहाँ पर जो सिक्रीट हो रहा है ये आपका बाइल है। इसके बारे में हम बात कर चुके थे, जिसे आप क्या कहते हैं, पित्तरस कहते हैं। ये पित्तरस जो है एक थैलीनुमा संरचना में स्टोर हो रहा है, इसे आप पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, पित्ताशय में क्या होगा, पित्तरस कलेक्ट होगा। ठीक है, इससे आपने क्या कहा था, हिपैटिक, ये जो नली है, ठीक है, इस नली का नाम हम कह रहे हैं, इसका नाम क्या था, हिपैटिक डक्ट। फिर आपने बोला ये जो नली है आगे की ओर बढ़ रही है, जिसे आप कॉमन बाइल डक्ट कह रहे थे, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब आपने कहा ये जो आपका पैनक्रियास है, पैनक्रियास से भी एक डक्ट निकल रही है इस प्रकार से। ये वाली जो डक्ट थी इसे आपने पैनक्रियाटिक डक्ट कहा था। ये है आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट। आपने कहा जहां पर आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट और आपकी हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक जो वर्ड है वो आपका लिवर से रिलेटेड होगा, कनेक्ट होती है, दोनों मिलती है, तो आप इसे कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहेंगे, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, और यहीं पर आपका क्या आता है, एक स्फिंक्टर आता है, स्फिंक्टर ऑफ ऑर्टी। ठीक है, बड़ा स्फिंक्टर आता है। ये बारे में, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बाइल का फंक्शन क्या होगा, आपने कहा बाइल का फंक्शन होगा यहाँ पर फैट का डाइजेशन। क्या करेगा, ये फैट का डाइजेशन करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो बाइल है, आपका बाइल निकल रहा है, पित्तरस निकल रहा है, किस प्रकार से जो लिवर है, लिवर का सिक्रीशन निकला। ठीक है, ये देखो, ये आपकी क्या है, हिपैटिक डक्ट जिसे आप कह सकते हैं, ये आपकी हिपैटिक डक्ट होती है। इस प्रकार से जो यहाँ स्टोर कर रही है, ये कॉमन बाइल डक्ट इसे आपने कहा है। ये आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये वाली, और जहां पर ये दोनों ऐड हुए हैं ये आपकी हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट आ जाती है। ये आपकी छोटी जो आंत है, ये छोटी आंत वाला पोर्शन आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके थे, इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लिवर के बारे में, थोड़ी सी बात लिवर के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि लिवर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गन। आपने लिवर के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी होंगी। लिवर का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, देखो, लिवर का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, हम नॉर्मली लिवर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, ये जो लिवर है हमने कहा इसमें इस प्रकार के आपको क्या मिलेंगे, स्ट्रक्चर मिलेंगे।
प्रकार से ये स्ट्रक्चर है, इन्हें हमने कहा था हिपैटिक लोब्यूल्स। ये हिपैटिक लोब्यूल से सारे जो आपका जो लिवर बना होता है वो हिपैटिक लोब्यूल से बना होता है। हिपैटिक लोब्यूल का अगर हमने देखा कि किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आपके हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए हिपैटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर, आप सिर्फ 2 वर्ड याद रखेंगे। आपने कहा ये है हिपैटिक लोब्यूल्स और यहाँ अंदर आपको मिलेंगे हिपैटोसाइट, ठीक है, हिपैटोसाइट मिलेंगे। अब आपको 2 शब्द याद रखने हैं। हिपैटिक लोब्यूल से मिलकर के बना होता है आपका जो लिवर होता है, और हिपैटिक लोब्यूल के अंदर आपको हिपैटोसाइट मिलती है। क्लियर है इतनी बातें? अब हमने कहा यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप क्लास 11th में जाएंगे तब आप डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। यहीं से आपका क्या होगा, बाइल भी सिक्रीट होगा, यहीं से आपका बाइल सिक्रीट हो रहा होगा, ठीक है। और यहीं पर आपका क्या होता है, पोर्टल सिस्टम। अभी हम पोर्टल सिस्टम के बारे में बात करेंगे क्या होता है, तो पोर्टल सिस्टम भी आपका यहीं से रेगुलेट होता है। इतनी बात क्लियर है? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। एक तो हिपैटिक लोब्यूल को भी याद रख लेंगे, एक हिपैटोसाइट को याद रख लेंगे। तो एक बार आप लोग इसे ध्यान में रखिए। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक और चीज। अब यहाँ पर इतनी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। यहाँ पर आपको 3 वेसल्स मिलेंगे इस प्रकार से, ठीक है। क्या क्या चीजें होती हैं, इसे हम कहते हैं बाइल डक्ट। इसका मतलब ये क्या करेगी, बाइल को रिलीज करेगी, बाइल डक्ट है, ठीक है। इसमें एक आपका होता है हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। एक आपका होगा हिपैटिक या पोर्टल वेन, इसे हम कहेंगे पोर्टल वेन, पोर्टल वेन होता है। अब देखिए आपको इतना पता है कि बाइल डक्ट का फंक्शन क्या है, इतना पता है कि बाइल डक्ट क्या करेगी, बाइल को रिलीज करेगी। यहाँ से जो बाइल बन रहा होगा बाइल को रिलीज करेगी बाइल डक्ट, ठीक है। और हिपैटिक आर्टरी क्या होगी, हिपैटिक जो वर्ड है क्योंकि हमने बोला लिवर से रिलेटेड है, तो जो आर्टरीज आपके लिवर में आने वाली आर्टरीज होती हैं उसे आप कहते हैं हिपैटिक आर्टरीज। और जो आपकी वेन जा रही होंगी आपके लिवर से उसे आप हिपैटिक वेन भी कह सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक शब्द यूज किया है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन से एक वर्ड हमारे पास आता है पोर्टल सिस्टम। समझ ले पोर्टल सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक है। पोर्टल सिस्टम को समझने के लिए हम बात कर रहे हैं किसकी, पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले तो आप लिवर बना लेंगे। ये आपका क्या है, लिवर है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये आपकी क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो कौन सी ब्लड वेसल्स होंगी, ये क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। क्योंकि आप क्लास 12th के बच्चे हैं तो आपको ये नहीं बताना पड़ेगा ये आर्टरीज है या वेन है, ऑब्वियसली बात है आर्टरीज होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी क्या आती है, या फिर इसे अलग कलर से बताते हैं, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। चलिए अब ये जो आपकी आर्टरीज हैं ये यहाँ भी आएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका, इसे ऑक्सीजन देंगे। अब आपको इतना पता है कि इस वाले को, क्योंकि ये आर्टरी है, ये आप जान रहे हैं ये आर्टरी है जो कि लिवर को क्या दे रही है, अपने का जो लिवर को यहाँ पर ऑक्सीजन दे रही है, इसे आप हिपैटिक आर्टरीज कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। क्या होगी, हिपैटिक आर्टरी होगी, क्योंकि लिवर की ओर जा रही है। अब आपने बोला यहाँ से जो वेन निकल रही होगी जो कि क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, क्योंकि क्या करेगी, CO2 को इसने रिसीव किया है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, तो इसे आप क्या कह सकते हैं, हिपैटिक वेन कह सकते हैं,
ठीक है। हिपैटिक वेन सिंपल सा मतलब है वो वेन जो कि आपके लिवर से निकल रही है, इसे आप क्या कहते हैं, हिपैटिक वेन कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पोर्टल सिस्टम की। पोर्टल सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है? देखो बेसिकली हमने क्या समझा है कि जो आपकी आर्टरीज आ रही हैं वो क्या कर रही हैं, जो धमनियां जिसे आप कहते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले करके आपके ऑर्गन्स में आती हैं, वहां से ऑक्सीजन को देंगी, CO2 को रिसीव करेंगे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ बहेगा, आपके वेन में यानी कि शिराओं में बहेगा। लेकिन पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में बहता है तो इस प्रकार के सिस्टम को आप पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अब हुआ क्या यहाँ पर, आपने कहा कि यहाँ पर आर्टरीज आई और ये आपकी क्या थी, स्मॉल इंटेस्टाइन थी। छोटी आंत, ठीक है। क्योंकि हमने जब बात की थी डाइजेशन की तो हमने बोला था कि जो डाइजेशन है आपका वो कंप्लीट हो जाता है आपकी छोटी आंत में। यहाँ पर अब क्या होगा, भोजन का अवशोषण होगा। कौन से भोजन? पाचित भोजन का। पाचित भोजन के रूप में आपके पास क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा। आपने कहा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा। कैसे होता है? जो आपकी आगे चल के हम बात करेंगे छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं जो कि पाचित भोजन को एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित करेंगी और उन्हें रक्त तक पहुंचाती हैं। सेम यही चीजें यहाँ पर हुई। जब आर्टरीज यहाँ पर आए छोटी आंत में, क्या किया, ब्लड को ले जाया गया तो ऑक्सीजन को दिया गया। ऑक्सीजन को जब दिया गया तो यहाँ से ग्लूकोज को रिसीव किया गया, क्योंकि इसमें क्या था, क्योंकि इसमें ग्लूकोज भी था। छोटी आंत में क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोज मिलेगा, यहाँ पे ग्लूकोज था। तो जब यहाँ पर क्या हुआ, वेन जो आर्टरीज आई, आर्टरीज ने क्या किया, यहाँ पर आर्टरीज ने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन को दिया और CO2 को रिसीव किया। क्योंकि CO2 को रिसीव कर लिया है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया है। तो आपने कहा ये ब्लड कहाँ बहेगा, आपने कहा ये ब्लड बहेगा आपकी वेन्स में। अब इन वेन को, अब ये जो वेन है, ये वेन सीधे आपके हार्ट में नहीं जा रही है। यहाँ से ये जो वेन है ये आपकी छोटी आंत से आपके लिवर में जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि इसे ग्लूकोज को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसे ग्लूकोज को, छोटी आंत से इसने ग्लूकोज को लिया है, इसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज होगा, प्लस क्या होगा, CO2 होगा। ठीक है, CO2 भी है, ग्लूकोज भी है। ग्लूकोज को किसे देना है, लिवर को देना है। CO2 को कहाँ लेके जाना है, आपने कहा आपके हार्ट में लेके आना है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये सीधे हार्ट में ना जा करके ये छोटी आंत से वेन आपके लिवर में जाएगी और इस प्रकार के सिस्टम को आप पोर्टल सिस्टम कहते हैं। इस प्रकार की वेन को क्या कहोगे, हिपैटिक वेन, या हिपैटिक वेन नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे पोर्टल वेन। अब क्लियर है पोर्टल वेन क्यों कहेंगे, क्योंकि पोर्टल सिस्टम का पार्ट है, इसीलिए हम इसे पोर्टल वेन कह रहे हैं। अब ये क्या करेगा, ग्लूकोज को यहाँ पर क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। क्लियर है कि किसे कहते हैं पोर्टल सिस्टम? समझ आया? पोर्टल सिस्टम इंपॉर्टेंट है आपका, आगे चल के आपके बहुत काम आएगा कि पोर्टल सिस्टम किसे कहते हैं, पोर्टल सिस्टम में क्या काम होता है। इतनी बातें क्लियर है कि यहाँ पर आपके पास कौन कौन से ऑर्गन आए हैं पोर्टल सिस्टम में, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। चलो तो इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर बात आ रही है लिवर की, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं लिवर के थोड़े से फंक्शन के बारे में। क्या क्या फंक्शन होते हैं लिवर के, ये आपके लिए होमवर्क में भी है। कुछ फंक्शन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा कि बाइल का प्रोडक्शन हो रहा है, और बाइल क्या करेगा, आपने कहा फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा लिवर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, रेगुलेट करता है। कैसे करता है, कैसे करते हैं, आपने कहा आपकी बॉडी में जो आपका शुगर लेवल होता है वो कौन मेंटेन कर रहा है, आपका लिवर मेंटेन कर रहा है। कैसे मेंटेन कर रहा है, दो चीजें यहाँ पर हम पढ़ते हैं। एक है हमारे पास इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। दो चीजें हमारे पास आती हैं, दोनों ही कहाँ से आ रहे हैं, आपने कहा आपके पैनक्रियाज से आ रहे हैं। पैनक्रियाज के सिक्रीशन है आपके, इंसुलिन भी और ग्लूकागॉन भी। अब हुआ क्या, आपकी ब्लड वेसल्स हैं,
ठीक है, आपके ब्लड वेसल्स हैं। एक और ब्लड वेसल्स यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ये आपके ब्लड वेसल्स हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपके ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज था, ये भी ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज को हम जी से यहाँ पर दिखाते हैं। आपको पता है कि जी से हम क्या दिखा रहे हैं, ग्लूकोज। यहाँ पर आपके ब्लड में क्या है, जो ग्लूकोज है, जिसे आप कहते हैं शुगर लेवल ज्यादा हो गया है। जब आपके ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगा, अब ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जब आपके ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगा, इस पे एक्ट करेगा इंसुलिन। ठीक है, इस पे क्या करेगा, जो इंसुलिन है वो यहाँ पर एक्टिव होगा। एक्टिव का मतलब होता है कि ये क्या करेगा, ग्लूकोज को कैप्चर करके ग्लूकोज को संग्रहित कर लेगा। ग्लूकोज को संग्रहित करके क्या होगा, आपने कहा आपका जो यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं उसमें जो ग्लूकोज की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। अब आपके पास सिर्फ इतना ग्लूकोज है। ठीक है, जितनी ग्लूकोज की मात्रा आपके शरीर को चाहिए थे, उतना ही ग्लूकोज आपके रक्त में यहाँ पर है। अगर आपने कहा कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं उस टाइम पे। क्यों दिए जाते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन, ताकि इंसुलिन क्या करे, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो अधिक मात्रा है ग्लूकोज की, उसे क्या कर सके, संग्रहित कर सके, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ सके। क्लियर है। अब क्या होता है, यहाँ पर जो ग्लूकोज है उसे संग्रहित किया जा रहा है। संग्रहित क्यों किया जा रहा है, ताकि जब आपको आवश्यकता हो वहां से उस ग्लूकोज को निकाला जाए और उसे यूज में लाया जाए। ये यहाँ पर प्रोसेस चल रही है। अब हुआ क्या, आपका ब्लड शुगर, यहाँ पर तो आपका ब्लड शुगर लेवल हाई था। अब यहाँ पर अगर आपका ब्लड शुगर लेवल लो हो गया है, यानी कि जितनी आपको ग्लूकोज की आवश्यकता थी उससे कम ग्लूकोज आपके ब्लड में है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो ग्लूकागॉन है अब इस पे एक्ट करेगा। ठीक है, ग्लूकागॉन क्या करेगा, ये जो ग्लूकोज संग्रहित यहाँ पर कर रखा है, ये जो ग्लूकोज स्टोर कर रखा है, इस ग्लूकोज को आपके ब्लड में ऐड करने लगेगा इस प्रकार से। ठीक है, ये ग्लूकोज को क्या करने लगेगा, जहां पर आपने संग्रहित किया है, जो संग्रहित ग्लूकोज है उसे ब्लड में ऐड करने लगेगा। किसका फंक्शन है, ग्लूकागॉन का फंक्शन है। तो आपने कहा कि लीवर कर क्या रहा है, ये प्रोसेस आपकी कहाँ चल रही है, आपने कहा लीवर में चल रही है। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है तो देखिए आप लोग, चलिए तो इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा अगर हम कहें कि जो लिवर है, लिवर के फंक्शन क्या होते हैं, हमने कहा कि ये क्या करता है, कुछ विटामिन को स्टोर करता है, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के को स्टोर करता है, जैसे कि विटामिन डी के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये सारे फंक्शन होते हैं किसके, लिवर के। और एक और फंक्शन होते हैं कि जो भी ड्रग्स होते हैं, या फिर ड्रग्स यानी कि जो भी आप मेडिसिन लेते हैं, या फिर जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उसको रिमूव करता है। जो उसे रिमूव करने का काम किसका होता है, आपके लीवर का होता है। तो इसीलिए कहा जाता है बहुत ड्रग्स आपको यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि जितना वर्कलोड आप जितना ड्रग कंज्यूम करेंगे उतना वर्कलोड आएगा आपके लीवर पे, और जितना वर्कलोड आएगा आपके लीवर के खराब होने के चांसेस उतने अधिक होते हैं। क्लियर है इतनी बातें, आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, क्योंकि ये जो जितने भी पाचन रसों के बारे में आपने बात की है, आपने बात की है यहाँ पर किसकी, जब आप बात कर रहे थे बाइल के बारे में, या फिर आपने कहा कि जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर को अभी समझेंगे। ठीक है, पैनक्रियाज से आने वाले सिक्रीशन को भी समझेंगे। तो आपने कहा कि जो पैनक्रियाज से आने वाले सिक्रीशन है और लिवर से आने वाले सिक्रीशन है, ये दोनों कहाँ मिलकर काम करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। छोटी आंत की जो लेंथ होती है आपकी, वो कितनी होती है, अगर हम कहें 7.5 मीटर होती है। ठीक है, काफी लंबी होती है। यहाँ पर आपने कहा कि जो डाइजेशन है, जो पाचन है, वो पूर्ण होता है, कंप्लीट डाइजेशन आपको मिल रहा है। ठीक है, सेकंड आपने बोला कि यहाँ पर जो पाचित भोजन है उसका अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर होती है, इसीलिए आपकी जो छोटी आंत होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। आपकी दो चीजें हो रही हैं इंपॉर्टेंट चीजें, कि डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है ग्लूकोज का। ठीक है, पढ़ लें यहाँ पर छोटी।
आंत के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपने कहा द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे लंबा पार्ट है किसका? आपकी एलिमेंट्री कैनाल का। तो आपने कहा जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके बारे में उसकी लेंथ कितनी होगी? 1.5 मीटर होती है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा जो पार्ट आपके पास आएगा वो आपकी क्या होगी? छोटी आंत होती है। चलिए, तो यहाँ पर आपको बता रखा है इट इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अबाउट 7.5 मीटर इन लेंथ। आपने कहा कि 7.5 मीटर होती है लेकिन कॉइल्ड होती है। देखा आपने? अगर आपने डायग्राम देखा और अगर आपने यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाया होगा तो आपने कैसे बनाया था आंत को? ये आपकी बड़ी आंत आती थी। ठीक है, और अगर हम बात करें छोटी आंत के बारे में तो आपने कहा जो छोटी आंत है वो बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती थी। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इस प्रकार से क्या होगी? कॉइल होगी प्रकार से। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे आप क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी? लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे आप बड़ी आंत कहते हैं। अच्छा, आप सीक्वेंस को भी ध्यान रखेंगे। इसकी जो लेंथ होती है 1.7 मीटर होती है। यहाँ पर सीक्वेंस को भी ध्यान रखेंगे, पहले छोटी आंत आती है उसके बाद आपकी क्या आएगी? बड़ी आंत आएगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे आपको बता रखा है इट इज अ वेरी नैरो ट्यूब विद अ लार्ज इंटरनल स्पेस सरफेस एरिया। आपने कहा कि बहुत लंबी ट्यूब होती है और इसके अंदर बहुत सारा सरफेस एरिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको पूछा जा सकता है कि विच इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमंस। मनुष्यों में पूर्ण पाचन का जो स्थान है वो कहाँ है? कहाँ है? छोटी आंत है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की इट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड कंप्लीटली। क्या करेगा? भोजन का जो वहां पर पाचित भोजन होता है उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। इट सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस, इट रिसीव बाइल जूस फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज। आपने कहा कि ये अपने सिक्रीशन को भी सिक्रीट करती है। छोटी आंत से भी कुछ पाचक रस स्रावित होते हैं और ये बड़ी ये आपकी जो लिवर होती है और पैनक्रियाज होती है वहां से भी क्या करेगी? जो सिक्रीशन होते हैं, श्रावण होते हैं, उसे रिसीव करती है। पार्ट्स देख लेते हैं यहाँ पर। छोटी आंत के यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम। सबसे पहला पार्ट होगा ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट होगा जेजुनम और तीसरा पार्ट होगा इलियम। पढ़ ले छोटी आंत के बारे में। आपने कहा आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत है। यह लगभग 7.5 मीटर लंबी एक अत्यधिक कुंडलित संरचना है। यह एक बहुत संकीर्ण ट्यूब है जिसका आंतरिक क्षेत्र बड़ा है। यह मनुष्य में पूर्ण पाचन का स्थल है और पचे हुए भोजन को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। यह आंत रस श्रावित करता है। यकृत से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशय रस को प्राप्त करता है। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं जिसे आप क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं, जिसे आप जेजनम कह रहे थे। इस प्रकार से आप तीनों जो यहाँ पर पोर्शन है उसे नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसे आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए हमें पढ़ना क्या है इसके बाद? हमें पढ़ना यह है कि कंप्लीट डाइजेशन कैसे हुआ है। इसके लिए हमें क्या क्या चीजें समझनी है? हमें ये समझना है, इतना तो हमने समझ लिया है कि जो लिवर है, लिवर से क्या सिक्रेशन आ रहा है। बाइल के बारे में, बाइल के कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है बाइल के कंपोजिशन, उसके बारे में बात करेंगे, बाइल कैसे काम करता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है पेनक्रियाज के बारे में, क्योंकि पेनक्रियाज आपकी क्या है? दोनों प्रकार की ग्लैंड पाई जाती हैं पेनक्रियाज में आपके, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखेंगे दोनों के क्या सिक्रीशन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पाचक रस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे वो काम करते हैं।
तो उसके बाद हमने देखना सिर्फ ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो कौन से प्रकार का पाचक रस कर रहा है, या फिर जो यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस है वो कौन से प्रकार के सिक्रीट हो रहे हैं, प्रोटीन के लिए कौन है, फैट के लिए कौन है, और जब यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हुआ तो आपका कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हुआ, आपका प्रोटीन किस में कन्वर्ट हुआ, या फैट किस में कन्वर्ट हुआ। यही आपका आता है कंप्लीट डाइजेशन। आप अभी तक आप सिर्फ इतना कह रहे थे कि आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, जैसे आपने मुख में कहा कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च था आपका वो माल्टोज में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पर हमने देखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और फैट है, वो किस किस में कन्वर्ट हुए हैं, एब्जॉर्ब कैसे हुए हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले का जो पोर्शन है वो आप लोग कंप्लीट करके लेके आएंगे। इसके आगे का जो पोर्शन होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।